इन्नल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. I spent 6 months getting a training for this topic during my FCPS training, which was pretty hard for somebody who's doing fellowship training, क्योंकि उसमें एक रैट रेस लगी हुई होती है और उसके अंदर काफ़ी कुछ सुनने को उस वक्त भी मिला था कि जी अरसलान साहब ये आप किस चक्कर के अंदर पड़ गए हैं, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लोग तो मरते हैं सीटों के लिए और इस तरह और उस तरह. लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि उन 6 महीनों के अंदर जो कुछ मैंने पाया, मैंने सिर्फ हिजामा नहीं पाया, मैंने और बड़ा कुछ पाया. मैंने शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा कुरान मजीद जो है वो तफसीर से और तर्जुमे से 27 साल की उम्र में इस टाइम पे पढ़ा था जिस टाइम पे मैं हिजामा सीख रहा था. तो इट केम विद अ लॉट ऑफ अदर ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ एज़ वेल. मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, लाहौर में फ़ाइज़ साहब के साथ मेरा दीदार हुआ. इससे पहले मैं इस्लामाबाद में होता था. तो मेरी जो ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन है मेडिकली, मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ 2011 का, और मुख्तलिफ जो रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर मैं स्विच करता रहा हूँ, नेमली आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची, POF हॉस्पिटल वाह कैंट जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हॉस्पिटल है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी एंड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद. मेरी फ़ेलोशिप की जो ट्रेनिंग है वो पिम्स हॉस्पिटल की है. हाफ सर्जरी की जो ट्रेनिंग थी वो पिम्स हॉस्पिटल की थी, और बाकी की जो मेरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग है, बीच में जो 6 मंथ्स का गैप था उसमें मैंने हिजामा सीखा, और उसके बाद फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स की ट्रेनिंग इधर लाहौर में इत्तफाक हॉस्पिटल से डॉक्टर आरिफ हसन ख़ान के साथ की, और उसी के साथ जो है वो साइड बाय साइड मैंने हिजामा जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. आई सर्व्ड एज ए रजिस्ट्रार इन इत्तफाक हॉस्पिटल फ्राम 2015 till 2019, and then I served as a registrar in Sharif Medical City Hospital, which is close to my home, from 2019 till 2020. जब कोरोना आया, July 27th 2020 was the date of my resignation from Sharif Medical City. That is the day when I started my own work. So since then I've been solely working in Verita as an orthopedic surgeon, as the head of health department, as well as a hijama therapist, और इसके साथ फिर होलिस्टिक हेल्थ फैसिलिटेटर जो है वो मेरे नाम के साथ अब लग गया हुआ है. तो ये मोटा मोटा जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन है. और हिजामा जिस टाइम पे मैंने सीखा तो आई am yet to find another FCPS qualified doctor who has done a certification in hijama therapy. So till now in Pakistan मेरे ख़्याल में मैं सिर्फ वाहिद एक ऐसा पागल हूँ जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के बाद जो है वो हिजामा भी कर रहे हैं. लेकिन हिजामा के बारे में आगे अभी चल के 1-2 जगहों पे भी बात होगी. तो मेरा दिल क्यों रूठा मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल से, ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त मेरे करियर का बिल्कुल उरूज था. मतलब आई वाज राइट एट द ब्रिंक ऑफ लिफ्ट ऑफ इन माय करियर, क्योंकि मैं कंसल्टेंट बन गया हुआ था ऑर्थोपेडिक्स का, और वहाँ से ही तो आपका करियर शुरू होता है. 2-3 साल 4 साल आपकी जो है वो रेपो बिल्डिंग होती है एक हॉस्पिटल के अंदर, आप कर लें, उसके बाद फिर लाइफ सेट हो जाती है, आप सेटल डाउन कर जाते हैं और आप फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन उस टाइम पे हमारा ना हिजामा के अंदर कह रहा हूँ, हमारा FCPS के अंदर एक थीसिस हमने ना प्रेजेंट करना होता है, डिसर्टेशन उसको हम कहते हैं. इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च पेपर जो कि आपके थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है. आपने उसके ऊपर डेटा गैदर करना है, उसके ऊपर आपने साइनॉप्सिस लिखना है, वो अप्रूव होगा, आपने फिर डिसर्टेशन लिखनी है, वो अप्रूव होगी तो आप यू कैन सिट द एग्ज़ाम, द एग्ज़िट एग्ज़ाम. अदरवाइज दे डोंट लेट यू सिट द एग्ज़िट एग्ज़ाम, एंड वो आपकी ट्रेनिंग दरमियान में फिर फंस जाती है. तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि चूँकि मैंने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद हिजामा सीख लिया हुआ था, तो उसके बाद मैंने जो है वो हिजामा थेरेपी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की अपनी मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ. और मैंने सोचा कि जी हमारे पास बैक एक के बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो उन बैक एक के पेशेंट्स के ऊपर जो है वो मैं हिजामा थेरेपी अप्लाई करता हूँ वर्सेस कन्वेंशनल थेरेपी जो हम हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं. आई गॉट एवरीथिंग डन, मैंने साइनॉप्सिस पूरा लिख लिया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो रिकग्नाइज था कि जी इट्स स्ट्रॉन्ग स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल स्टडी थी.
स्टडीज़ के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स और कैटेगरीज होती हैं, तो उनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो दैट्स कंसिडर्ड टू बी अ क्लिनिकल ट्रायल, कि आप ऑन स्पॉट जो है वो एक ग्रुप पेशेंट्स का बना रहे हैं, एक और ग्रुप बना रहे हैं, बायसेस निकाल रहे हैं, और आप इस पर भी वही अप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी जो है वो कन्वेंशनल थेरेपी एक पे अप्लाई कर रहे हैं और एक पे आप हिजामा थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स आप कंपेयर कर रहे हैं। सारा कुछ कर लिया जनाब। अच्छा, एंड पे वो स्टडी जो है वो मेरी अप्रूव ना हो, कभी इधर से धक्का लगाऊं, कभी उधर से धक्का लगाऊं, 1.5 साल मुझे ख्वार किया गया, उसके बाद भी ये मेरे पास वो पूरी रिसर्च पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और कागज़ में पड़ी हुई है, पब्लिश मैं नहीं करवा सका। सो आई हैड टू टेक ए ब्रंट एट अ वेरी अर्ली एज। ज़ाहिर है उस टाइम पे अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। उधर से फिर बस मेरा दिल रूठना शुरू हो गया था कि यार ये क्या बात हुई, मेरे सामने है, डेटा बता रहा है कि हिजामा थेरेपी इज़ फार सुपीरियर देन कन्वेंशनल थेरेपी इन लो बैक एक पेशेंट्स। लोग शैटिका के साथ आ रहे हैं, कमर दर्द है जनाब, शदीद तकलीफ़ है, टांग सारे के अंदर करंट जा रहा है, बिस्तर बेड रिडन लोग आ रहे हैं, उन पे आप सिंपल हिजामा करते हैं, एक सेशन के बाद बाय गॉड वो चलते हुए बाहर जाए। अब ये मिरेकल कन्वेंशनल थेरेपी तो हमारी नहीं दिखाती थी। थोड़ी देर तो मुझे भी लगी कि यार 10 साल से जो चीज़ पढ़ रहा हूँ वो सारी एवरीथिंग इज़ गोइंग हेवायर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लेकिन अल्लाह ने किया कि जब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इनटू हिजामा, मैंने हिजामा सीख लिया ये सोच के कि जी ये सुन्नत इलाज है, चले जी सीख लेना चाहिए, ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले मुझे सीखना चाहिए हिजामा। वो तो हिजामा सीखने के बाद मुझे अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हुई कि ये एक्चुअली साइंटिफिक लेवल के ऊपर क्या कर रहा है। आज मैंने वो आपके साथ शेयर करना है। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप में से कितनों को हिजामा के बारे में एटलीस्ट एक वेग आइडिया है कि ये होता क्या है? ऑलराइट, ज़बरदस्त, ओके। मेजॉरिटी जो है वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। और आप में से कितनों ने हिजामा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है? ज़बरदस्त, ओके, लेस देन हाफ ऑफ द क्लास। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके ओरिजिन्स जो हैं, हिजामा के जो ओरिजिन्स हैं, हम समझते हैं कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 1400 साल 1500 साल पुराने हमारे दीन के साथ आए थे, इस्लाम के साथ आया था हिजामा। लेकिन इस तरह नहीं है। इट इज़ एक्चुअली फाउंड इन द इजिप्शियन पपायरस, जो उनकी मेडिसिन की किताब थी। पिरामिड्स के अंदर हायरोग्लिफिक्स मौजूद हैं, और उनके अंदर 1550 BC जो अर्लीस्ट हिजामा के ऊपर या कपिंग थेरेपी के ऊपर कोई बात नज़र आती है, दैट इज़ इन 1550 BC। उसी के साथ चाइनीज़ डायनेस्टी ने भी स्टार्ट किया हुआ था, चाइनीज़ अभी भी करते आ रहे हैं, और इस टाइम पे समझा यही जाता है कि शायद ये चाइनीज़ कपिंग थेरेपी है। लेकिन ये कपिंग थेरेपी हमेशा से एक फॉर्म ऑफ इलाज रहा है सिंस 5000 ईयर्स ऑलमोस्ट। फिर ग्रीक्स, इन्होंने इसको इंकॉर्पोरेट किया। बाबाए मेडिसिन हिपोक्रेटिस, जिसका हम ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ जिसको कहते हैं, हिपोक्रेटिस खुद करता था हिजामा। कपिंग थेरेपी जो है ये उस वक्त की चलती हुई आ रही है। मेथडोलॉजी में कोई चेंज नहीं आई, उसकी स्पिरिचुअल बेसिस ज़रूर हर बंदे के लिए तब्दील होती रही है, लेकिन मेथडोलॉजी कभी चेंज नहीं हुई, क्योंकि इंसान उस वक्त भी रूह था, जिस्म के साथ ही दुनिया में आया, अभी भी वही है। एवरीथिंग वॉज देयर इन द सेम वे। आजकल ये प्लास्टिक कप्स हैं, उस वक्त क्या होता था, अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, डिफरेंट चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। आप किसी भी बड़े बंदे को देख लें जो कि पुराना समझदार, इल्म वाला, हिकमत वाला, विजडम वाला बंदा जो हो, जो जब भी ये बात करता है वो हमेशा आपको कहेगा कि जी नेचुरल लॉज को कंफर्म करें। जो नेचुरल गवर्निंग लॉज हैं, चाहे वो फिज़िकल है, मेटाफिज़िकल हैं, सोशल हैं, जो भी हैं, आपको नज़र आती हैं या नहीं आती हैं, आप उनके साथ कंफर्मिटी में रहेंगे, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। जैसे ही आप कंफर्मिटी से हटेंगे, फिर वो नफ्स वाली बात आ जाती है कि आप नफ्स लवामा में दाखिल हो जाएंगे। देयर विल बी एन इंटरनल गिल्ट, आपकी रूह और आपके नफ्स के साथ एक जंग चल रही होगी, वो दैट स्प्रिंग्स टू बीमारी। तो वो खैर वो डिस्कशन फिर दूसरी साइड पे बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कभी वक्त हुआ इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे।
तो मॉडर्न डे मेडिसिन के अंदर आज जो है वो 2021-2022 ये तकरीबन पूरी जर्नी में हमारा जो हिजामा थेरेपी है, वेट कपिंग इसको कह लें, एंशिएंट चाइनीज़ कपिंग थेरेपी कह लें, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, ये कप लगना है, उसने सक्शन प्रेशर क्रिएट करना है, उसके बाद हल्के से कट लगने हैं, उसको थोड़ा सा ब्लीड करना है, ये मेथडोलॉजी हमेशा से सेम ही रही है। ये इतने अरसे से एक्सटिंक्ट नहीं हुई, 3500 साल गुजर गए कम से कम, एक्सटिंक्ट नहीं हुई। एक हर्बा है, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, काम नहीं करता, यू एवॉल्व, यू लीव इट बिहाइंड, छोड़ देते हैं आप। एक्यूपंक्चर, आपकी योगा प्रैक्टिसेस, आपका ये हिजामा, नेचुरोपैथी, गवर्निंग जो लॉज ऑफ नेचर के साथ जो आपकी हीलिंग है, उसके जो सारी मेथडोलॉजीज़ पुराने वक्तों की चलती आ रही हैं, शामन की जो टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये इतने अरसे से क्यों चलती आ रही हैं, मरती क्यों नहीं है? 700-750 साल पुरानी हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको अब हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। हालांकि उसूली तौर पे जो एग्जैक्टली तो ये जो चीज़ें इतनी पुरानी है, उसूली तौर पे इनको मेन स्ट्रीम मेडिसिन होना चाहिए था, और ये जो अभी जुमा 8 दिन जिसको हुए हैं मॉडर्न मेडिसिन को ये अंदर घुसी है, इसको तो सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस कहना चाहिए था। लेकिन ये वो ताकत है सोशल मीडिया की, ये वो ताकत है हमारी वो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स की जो मैस की जाती हैं, जिसकी वजह से वी हैव बीन लेड एस्ट्रे टुवर्ड समथिंग जो कि इतना ज़्यादा फ़ायदे की नहीं है। टू बीइंग अ होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर, मैं टोटली उसको रद्द नहीं करता एलोपैथी को। सर्जरी के हवालात इवन अहादीस के अंदर भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर पुराने वक्तों में मौजूद हैं। जो एलोपैथिक थी मेडिसिन, मुस्लिम्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर्जरी में। हाँ जी बिल्कुल है। जो एलोपैथिक भी इवन मेडिसिन है, दिस शुड हैव बीन यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट, द लास्ट रिजॉर्ट। बंदा बिस्तरे मर्ग पे है, आप दवाइयाँ दें, फिर बनती हैं दवाइयाँ, देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर चॉइस। उस वक्त नहीं इस चक्कर के अंदर आप पढ़ें कि जी अब इसको जनाब एक जड़ी बूटी का कावा पिलाया जाए ताकि ये ठीक हो जाए। उस टाइम अगर दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती हैं बेशक दें, लेकिन दिस शुड हैव बीन द लास्ट रिजॉर्ट। एक्सट्रैक्टेड, केमिकल, कॉन्सनट्रेटेड, ये जो सारी की सारी दवाइयाँ थीं, ये दे वर सपोज टू बी द लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन हम इसको स्टार्ट में ले आए हैं और बाकी चीज़ों को तो हम बिल्कुल ही हमने ख़त्म कर दिया है ना। और इसमें भी अभी आगे इंशाअल्लाह ताला बात आती है। मेरी एक डिज़ीज़ ग्लास की एनालॉजी है जिसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जी हमारी हेल्थ एक्चुअली किधर है, क्या है, और डिज़ीज़ किस लेवल तक पहुँच जाती है जिसके बाद हमें एक्चुअली पता चलता है, फिज़िकली फील होना शुरू होता है कि हम बीमार हैं। इन शॉर्ट 75% आपकी बीमारी गुजर चुकी होती है जिसके बाद आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं बीमारी के। 75% ऑलरेडी गुजर चुकी हुई होती है। अच्छा, हमारा दीन अब इसमें हमें क्या कहता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट यू अप्लाई इज़ कपिंग। ये सही हदीस है, सुनन अबी दाऊद से उठाई हुई है, इसके रेफरेंसेस साथ साथ मैं दे रहा हूँ ताकि अगर कोई पीछे जाके घर पे चेक भी करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से करे। सेकेंड हदीस, it was narrated about the night of Isra Miraj का जो वाक़या था। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he did not pass an assembly of angels except that they ordered him order cupping among your ummah। ये एक ज़ईफ़ हदीस है दारुस्सलाम के हिसाब से। जहाँ जहाँ वो गुज़रे इसरा मिराज के वाक़े पे, तो जिधर जिधर उनको फ़रिश्ते मिले उन्होंने तलकीन की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी उम्मत को कहिएगा कि हिजामा ना छोड़ें, कुछ हो जाए हिजामा ना छोड़ें। इसके ऊपर एक सेइंग ये भी थी कि आई विल नॉट लीव अंटिल ही गेट्स कप्ड फॉर आई हर्ड अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग देयर इज़ हीलिंग इन कपिंग। ये भी वंस अगेन सही बुखारी की सही हदीस है। हीलिंग इज़ इन 3 थिंग्स। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंस अगेन एक सही फरमान है, सही बुखारी की हदीस है 5680। अ गल्प ऑफ हनी नंबर 1, नंबर 2 कपिंग, नंबर 3 branding by fire which is also called cauterization। Unfortunately
हमारी मेन स्ट्रीम मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, सर्जरी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कॉटराइजेशन इस्तेमाल कर रही है। सर्जरी में जाएं, आई होप किसी को इत्तेफाक ना हुआ हो किसी सर्जरी में से गुजरने का, लेकिन सर्जरी में अगर आप जाएं तो सर्जरी में हमने जो वेसल्स को कैलकुलेट करना होता है, ब्लीडिंग बंद करनी होती है, वी यूज़ इलेक्ट्रोकॉटरी, दैट इज़ फायर, उसको कहती कॉटरी है। तो कॉटराइजेशन मेन स्ट्रीम में है अभी भी, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करने की कोशिश की थी कि बराए मेहरबानी ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर ब्लीड हो रहा होता था, जली हुई राख लगा देते थे, जलता हुआ आयरन लगा देते थे, गर्म कोई ना कोई चीज़ लगा देते थे, उससे कोएगुलेशन हो जाती थी। लेकिन देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग देन कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन इन टर्म्स ऑफ हीलिंग वाज नेवर सपोज्ड टू बी यूज्ड। अब इसके अंदर भी तीन चीज़ों की बात आ गई। गल्प ऑफ हनी यानी कि शहद जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ रखता है इस चीज़ के अंदर कि जी इट हैज़ हीलिंग पावर्स। कपिंग एंड देन ब्रांडिंग बाय फायर। वरना एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रेकी, योगा उस वक्त थी, सारा कुछ था, फूड थेरेपी, ये सारी चीज़ें इधर क्यों नहीं मैंशनड? शायद इस वजह से कि अगर शॉर्ट एंड स्वीट आपने कभी कोई बात करनी हो तो आप सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि जी ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप थाम लें तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी 80-20 के रूल के ऊपर, कि 20% आप ऐसा कुछ कर लें जिससे 80% आपके मसले हल हो जाएं। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। अच्छा, Malik related to me that he heard that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may Allah be pleased with him, said, if there is a remedy that will reach the disease, then cupping will reach it. How will it reach that disease? इस पे अब हमने आगे इंशाल्लाह ताला बात करनी है। अच्छा जी, मैं कुछ कप्स लेके आया हुआ हूँ। मैं चाहता था कि सीइंग एंड फीलिंग इज़ बिलीविंग, तो इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी का छोटे कप से स्टार्ट कर लें। छोटा एक एक कप जो है वो अपने पास रख लें, एक एक कप प्लीज़ ले लीजिए। ये सारे फ्रेश कप्स हैं, इस वजह से आप परेशान ना होइएगा। और इन कप्स को एज ए सोवेनियर बेशक अपने साथ घर भी ले जाइएगा, ताकि आपको आज की हमारी ये टॉक जो है वो याद आती रहे, और अल्लाह करे कि हमारी ये जो मरती हुई सुन्नत है ये भी ज़िंदा हो सके। हाँ जी, आपने ना ये जो कप है ये बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे गर्दन की ये जो एरिया है, मैं आपको अभी बताऊँगा कि इधर आपने लगाना है। इसको आपने इस तरीके से खोल लेना है। ये जो प्लास्टिक रैपिंग है इसको आप डिस्कार्ड कर दें। ये कप जो है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए आज के बाद से। इस कप को बेसिकली आपने इस तरह इस गन के ऊपर लगाना है, और नेप ऑफ नेक आपके ना यहाँ पे इस जगह के ऊपर ईयर लोब और आपकी जो हेयर लाइन जहाँ पे एंड होती है, इसका कॉर्नर और ईयर लोब के दरमियान में एक एरिया बनता है, तकरीबन इससे 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे ये वाला इलाका जो कहलाएगा। इस इलाके के ऊपर आपने कहीं पे अपना कप यूँ रखना है, और आपने 1 मरतबा पंप करना है, 2 मरतबा करना है, 3 मरतबा करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको आपने ऐसे ट्विस्ट करना है और ये उतर जाएगा, कप लगा रह जाएगा, ठीक है जी। ये प्लीज़ सारे अपने अपने साथ जो है वो करना शुरू करें। अभी भी कंफर्टेबल है? थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग शुरू हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग है, अब ठीक है? अब ठीक है। ऑलराइट, इसको हम ट्विस्ट करेंगे और ये उतर जाएगा और ये कप अपनी जगह लगा रह जाएगा, ठीक है। हमने 5-10 मिनट के लिए कप लगाना है। 1, ठीक है जी, कंफर्टेबल हैं जी। जब डिस्कम्फर्ट शुरू हो तो बताएं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं? ऑलराइट, नो मोर देन 3 पंप्स जी, 3 पंप से ज़्यादा नहीं करना। अच्छा जी, वाई डिड आई चूज़ दिस पॉइंट? नंबर 1, ये अमंगस्ट 143 पॉइंट्स विच हिजामा हैज़ प्लस, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि जब आप एक्यूपंक्चर के 2000 पॉइंट ऐड कर देते हैं हिजामा के अंदर तो 2500 प्लस पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर। मुख्तलिफ पॉइंट्स के मुख्तलिफ मानी हैं। ये पॉइंट मैंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि आजकल बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेस पॉइंट्स। अगर आपको कभी भी स्ट्रेस हो रहा हो तो इस तरीके से घर पे सिलिकॉन कप आपने रखा हो ना, दोनों साइडों पे लगा के थोड़ी सी देर के लिए खामोश होकर लेट जाएं, तो वल्ला आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो 90% एलिविएटेड होगा। दूसरी वजह इस पॉइंट को लगाने की वो ये है कि दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल पॉइंट
ऑफ द होल बॉडी। सो अगर ये आपने इंड्योर कर लिया है तो आप पूरे जिस्म पे कहीं पे भी कप्स इंड्योर कर लेंगे। दीज आर द टू मेन रीजन जिसकी वजह से आई चोज दिस पॉइंट। दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी पेनफुल पॉइंट फॉर मी एज वेल। मैं जब भी लगाता होता था मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे करके बैठ जाता होता था कि यार ये मैं किस मुश्किल में पड़ गया हूँ। लेकिन मैं अभी आप लोगों को 1, 1.5 और 3 पंप्स पे मैंने रखा है। मैं जब खुद अपने आप को लगाता हूँ तो मैं 5 से 7 पंप्स पे ले जाता हूँ सक्शन प्रेशर को, क्योंकि बीइंग ए थेरेपिस्ट आई नीड टू क्लेंस माई सेल्फ मोर सो दैट आई कैन टेक अप गंद फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। आप जिस टाइम पे हिजामा कर रहे होते हैं तो इसमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है बिटवीन द हीलर एंड द वन हु इज़ बीइंग हील्ड। अगर उन दोनों के दरमियान की रेपो नहीं बनी हुई, ये काफ़ी लोगों का सवाल भी इस चीज़ के ऊपर होता है कि जी हिजामा ने मेरे पे तो काम नहीं किया, तो वो ये वजह होती है कि आपकी प्रॉबेबली रेपो या तो उस हीलर के साथ बनी हुई नहीं थी। आप गए, आपने पैसे पकड़ाए, आपने हिजामा किया, आप दुकान जिस तरह दुकान में कोई चीज़ खरीदते हैं ना, आप होके आ गए वापस, उसमें आपको ये चीज़ जो है वो फ़ायदा नहीं देगी अनलेस दैट हीलर नोज इची बिची अबाउट यू एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट हीलर। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे पास अगर आएँ तो मैं 1 घंटे का ग्रिल सेशन करता हूँ जिसके साथ भी मेरा हो। वो एक होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेशन कहलाती है, तो वो लाजमी होती है बिफोर द फर्स्ट हिजामा। आई नीड टू ग्रिल माई क्लाइंट सो दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम और हर एंड ही और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद मी एज़ वेल। उसके बाद फिर मैं आगे कोई बात उनको करूँ तो उस पर कोई फ़र्क भी पड़े, मैं कुछ करूँ उनके लिए दुआ भी दूँ तो मुझे दिल से तो निकले ना कम से कम। एक बंदा आ रहा है बाहर, कंसल्टेशन फ़ीस पकड़ाता है, अंदर आता है 5 मिनट में बात बताता है, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसे दे देता हूँ। वेयर इज़ दैट मेंटल इमोशनल कनेक्शन जिसको यर्न करते हैं पेशेंट्स भी जब हॉस्पिटल OPDs के अंदर आते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब नाल गल हुई तो अद्धी बीमारी तो इंज ही दूर हो गई। तो वो जो इंज ही दूर हो गई वाली जो बात है वो क्या है? वो दैट इज़ दैट इमोशनल मेंटल कनेक्शन। और जो फैमिली डॉक्टर्स आप लोगों के बनते हैं वो क्यों बनते हैं? वो इसी वजह से तो बनते हैं कि आपका उनके साथ रेपो बिल्ड हुआ हुआ होता है। हाँ जी, आजकल वो है। अच्छा जी, क्या किया हुआ है हमने इस टाइम पे? वैक्यूम लगाया हुआ है कप में। सक्शन ने क्या किया है? स्किन आपकी पुल की हुई, आप मेरी देख सकते हैं, अगर अपनी नहीं देख सकते अपने इर्द गिर्द लोगों की देख सकते हैं कि सक्शन से स्किन पुल्ड है। अच्छा, स्किन पुल्ड है, उसकी वजह से कंजेशन हुई हुई है, नज़र आ रही है सारों को? कंजेशन हो जाती है और रेडनेस होना शुरू हो जाती है। अब आप बेशक उतार लें, जो कंफर्टेबल नहीं हो रहा वो बेशक उतार ले, काफ़ी देर लग गया कप। उस पिन को खींचेंगी तो ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। अच्छा, ये कंजेशन जो है इसने क्या किया है? एक, पेन हुआ काफ़ी सारों को। पेन क्यों हुआ? नर्व स्टिमुलेट हुई। मानते हैं कि नहीं मानते? नर्व स्टिमुलेट हुई। दूसरा, कंजेशन देख लिया, नज़र मतलब नज़र आ गया आपको कि कंजेशन भी हुई, वो रंग छोड़ा उसने, यानी कि इसने कुछ तो किया है इस कप ने लगने के बाद। क्या किया है एग्जैक्टली? ये अब हम अगली 2 स्लाइडों के अंदर इंशाल्लाह देखते हैं। ये वो कप्स हैं। आजकल तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना, प्लास्टिक का। इससे पहले हॉर्न्स होते थे, हुप्स होते थे, बैम्बूज होते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये जो है अल्लाह भला करे, ये ग्लास ये ग्लास है। फायर कपिंग जब करते थे तो ग्लास से करते थे। चाइनीज़ अभी भी फायर कपिंग जो है वो प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि अल्लाह आग से हमें भागने को कहता है। आग और शैतान जो हैं वो बड़े करीब करीब आपस में रिलेटेड हैं। तो आग जितना अच्छा है, एक हीलिंग प्रैक्टिस में आग से दूर रहें उतना अच्छा है। नहीं, वो आग ये फ़िज़िक्स है। आपने मीथाइल स्पिरिट की एक कॉटन स्वॉब लेना है, आपने उसको आग लगानी है। वो आग लगा के आप कप के अंदर सिर्फ इस तरह करते हैं, उस कप के अंदर हॉट एयर इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही हॉट एयर इकट्ठी होती है आप उस कप को कहीं रख देते हैं, वो एयर कूल डाउन करती है। हॉट एयर एक्सपैंड्स, कूल एयर कंट्रैक्ट्स। तो बाय द टाइम द हॉट एयर बिकम्स कूल एयर, उतनी देर के अंदर जो है वो सक्शन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो वैक्यूम सा बन जाता है। हम तो इस गन से वैक्यूम बना रहे हैं, हमारे पास गन है। जिन्होंने गन नहीं इस्तेमाल करनी वो फायर कपिंग यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली फायर कपिंग के अगेंस्ट क्यों हूँ मैंने आपको बता दिया है। अगर अल्लाह के नबी पीछे भी यही फरमा रहे हैं कि यार आग से बचो।
फायर कपिंग थी उस ज़माने में। ये कप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आपके, ये हमेशा से चलते आए हैं, हमेशा से रहे हैं। स्टील के भी थे, बैम्बू के भी थे, हॉर्न्स भी थे, और शीशे के भी कप्स थे। जो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास होती थी वो उस टाइम शीशा इस्तेमाल कर लेती थी, अदरवाइज़ आम लोगों के पास तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो स्टील यूजली यूज़ हो रहा होता था, कॉपर यूज़ हो जाता था, ब्रास यूज़ हो जाता था, कप्स। लेकिन कप्स की शक्लें जो हैं वो इस किस्म की कुछ ना कुछ रहती होती थी। तो आपने जो अभी जो एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्राई कपिंग। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द हिजामा, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्राई कपिंग। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्राई कपिंग। आपने कप लगाया, यू लीव इट ऑन फॉर 10-15 मिनट्स, यू टेक इट ऑफ। द एंशिएंट चाइनीज़ कपिंग मेथडोलॉजी इज़ ड्राई कपिंग। दैट डज़ नॉट हैव मच टू डू विद द कट्स वी पुट ऑन। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाले कप्स लें। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि दराज के ऊपर भी और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में सिलिकॉन के कप्स चाइनीज़ मिल जाते हैं, सिलिकॉन कप्स। एक उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है जो ये प्रेशर वाला होता है कि आपने कितना प्रेशर रखना है। वो उस कप को आप दबाएंगे और छोड़ेंगे, जितना वो सक्शन एक क्रिएट कर सकता है वो वही करेगा। और डिफरेंट साइज़ के काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। तो वो दराज पे आप जाएं, आप लिखें फेशियल कपिंग। आजकल ना जो इन है चीज़, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए, रिंकल्स को क्लियर करने के लिए एंटी सेल्यूलाइट कप्स मिल जाते हैं और फेशियल कपिंग के लिए कप्स मिल जाते हैं। वही सिलिकॉन के कप्स हैं, बड़े साइज़ में, छोटा है और छोटा है। वो एक सेट लेके रख लें घर के अंदर, आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो कप्स फिर बेहतर हैं। ये आपको हिजामा के जितने भी सेंटर्स हैं उधर से आपको मिल जाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राई कपिंग्स होती हैं, जिसमें मसाज कपिंग आती है। अगर आप पूरी बॉडी को ऑयल कर दें और इसी तरीके से कप लगा लें और उस कप को फिर घुमाना शुरू कर दें, तो इट इज़ गोइंग टू हैव दैट सेम सकिंग इफेक्ट। उल्टा मसाज, जैसे आप दबाने वाला मसाज करते हैं, ये खींचने वाला मसाज होगा। तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट फील। और इसमें भी वही, जिस तरह आपने बात की कि एक स्टिफनेस, जो जिन लोगों को स्टिफनेस होती है, ज़रूरी नहीं कि दबाने से वो बेहतर हो, और ज़रूरी नहीं कि जिन एरियाज़ में स्टिफनेस है उन एरियाज़ में दबाया भी जा सकता हो। तो उनमें ये मसाज कपिंग बहुत काम आती है। ये तो बड़ा इमीडिएटली इसने काम किया है। हाँ जी, ये जब भी एरिया में स्वेलिंग होगी किसी किस्म की, उस स्वेलिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये इंस्टेंटली काम करेगा। अदरवाइज़ हिजामा का होता है कि जी वो हफ्ते के बाद उसके असरात आपको नज़र आना शुरू होंगे। दिस पॉइंट, if this is going to correlate to any form of lowered stress, any form of mental clarity, decrease in brain fog, better memory, improvement in depressive symptoms, ये सारी चीज़ें तकरीबन एक हफ्ते के बाद नज़र आना शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि हिजामा जिस टाइम पे होता है तब आपकी बॉडी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है, एक रॉन्ग इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। As soon as हिजामा इज़ डन, वो छेड़ देती है इस इक्विलिब्रियम को। बॉडी को एक हफ्ता लगता है अपने आप को सेट करने में, कमिंग बैक टू अ न्यू बेटर इक्विलिब्रियम, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो वो जब तक उस बेहतर इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी, और हो सकता है 2-3 सेशंस लगें, तो वो स्टेप बाय स्टेप आए टिल यू अचीव प्रॉपर इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहेंगे, जिसमें हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसमें एक हफ़्ता कम से कम लग जाता है। तो एक हफ़्ते के बाद यू शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू द इफ़ेक्ट्स दैट वुड कम फ्रॉम हिजामा, एंड दे विल फर्स्ट बी इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स। जनाब, मैं तवाना महसूस कर रहा हूँ, आई फील एनर्जेटिक, आई फील हैप्पी, आई हैव बेटर मूड, आई फील एज इफ़ के मुझे सौदे की पूरी लिस्ट याद हो गई है, मुझे देखनी नहीं पड़ी। मेमोरी आपकी बेहतर हो जाती है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। कुछ लोगों को कुछ अर्सा नज़ला ज़ुकाम होता है या खांसी होती है, लेकिन उसके होने के बाद उनके चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कुछ को पोलन की एलर्जी होती है, ये करवाने के बाद हफ्ते के बाद वो फील करते हैं कि वो एलर्जी उस तरीके से वो सिम्टम्स नहीं आ रहे, क्योंकि जो एलर्जेंस अंदर थे जिनको बॉडी एक्सपेल नहीं कर पा रही थी अपने इम्यून रिस्पॉन्स में, क्योंकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स डिमिनिश्ड था, तो इस हिजामा ने उसको सॉर्ट ऑफ एक टर्बो बूस्ट दे दिया इन दैट 1 वीक कि इट वाज एबल टू रिड इटसेल्फ फ्रॉम दोज टॉक्सिन्स। कैसे हो रहा है ये सारा काम? ये तस्वीर थी जो मैं आपको कह रहा था कि जी जो निशान पड़ते हैं इसी तरह के निशान होंगे, कहीं पे होंगे कहीं पे नहीं होंगे, और जिनके नहीं होंगे
3 वजूहात हो सकती हैं, या बॉडी रेजिस्टेंस में है, आपका ऑब्वियसली मेरे साथ रेपो तो नहीं बना हुआ, मैं अभी आया हूँ, आके 15 मिनट नहीं हुए मैंने आपको उठा के कप लगा दिए, तो जाहिर है जिन लोगों के साथ मेरी एक रेपो बिल्ड हुई भी है, हो सकता है उनका ज़्यादा जल्दी हो गया हो, या जो ज़्यादा ईजिली गिव इन कर जाते हैं उनका जल्दी हो जाए, बॉडी का रिस्पॉन्स उसी हिसाब से भी होगा। इफ़ you're a person who does not trust anybody very easily, you're going to have a hard time getting benefits out of hijama. You need to trust the person who's doing it. तो एक ये वजह हो सकती है कि बॉडी रेजिस्ट कर रही है, दूसरी ये वजह हो सकती है कि आपको फ्रीक्वेंटली आप कप करते रहे हैं, अपने आप को कपिंग आप फ्रीक्वेंटली कराते आए हैं, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर कोई स्टैग्नेशन नहीं थी, उस एरिया के अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं थे जो कि सामने आए और निशान छोड़े। तीसरी वजह यह हो सकती है, अल्लाह भला करे, कि उस एरिया को जो ट्रांसलेट कर रही है प्रॉब्लम्स, उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ये 3 वजूहात होती हैं जब आपका कप जो है वो निशान नहीं छोड़ेगा। अदरवाइज़ उसने जो निशान छोड़ना है वो इसी तरीके से छोड़ना है कि ये काला हो जाएगा। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? तो ये उसका ख़ुलासा है, लुब लुबाब है। आपका जो सर्कल, जो कप छोड़ेगा, जो निशान छोड़ेगा, उसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है कि अगर तो आपकी हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन है, उस एरिया के अंदर कोई स्टैग्नेशन नहीं है, तो इस तरह का कलर छूटेगा। अगर तो स्टैग्नेशन है थोड़ी सी तो कलर डार्क होगा, सिवियर स्टैग्नेशन है तो तकरीबन ब्लैक हो जाएगा कलर उस एरिया का। अगर एक्सेसिव टॉक्सिन्स हैं या कंजेशन है तो उस एरिया के अंदर एट टाइम्स ब्लिस्टर बन जाते हैं या उस एरिया के अंदर पकरिंग हो जाती है। और अगर वो चाइनीज़ जैसा कहते हैं ची, आपकी लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, आपकी जो स्पिरिट है या आपकी जो एनर्जी इस एरिया के अंदर जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है, तो आपका कप कोई निशान नहीं छोड़ेगा, अजीब सा एक डल सा एक रंग रह जाएगा। रेजिस्टेंस बॉडी की भी यही काम करेगी, जब बॉडी रेजिस्ट कर रही है तब भी इसी तरह का निशान छूटेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज रीजंस। स्टैग्नेशन है लेकिन वो बॉडी जो है वो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस में, तो फिर भी निशान नहीं छूटेगा। अच्छा, अब जो दूसरी फॉर्म ऑफ कपिंग है उसमें वेट कपिंग आती है, जो कि आपको जिस तरीके से अभी कप लगाया गया 2-3 मिनट के लिए पहले लगाया जाता है, उसमें कंजेशन हो जाती है। वंस दैट कंजेशन, यू कैन सी दैट कंजेशन प्रॉपरली, you take the cup off and then you use a very sharp blade. We surgeons, we tend to use surgical blades. Otherwise mainstream अगर आप हिजामा थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, they use sterilized जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं, ट्रीट के ब्लेड्स, they're fine as well. Surgical blades on the other hand, they might cause extra pain as compared to अगर आप ट्रीट का ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ट्रीट का ब्लेड है that is made for shaving, that has a very thin gauge. जो सर्जिकल ब्लेड है, it needs to cut a lot of tissues, sometimes very thick and very tough tissues. उसकी वजह से वो बहुत मोटा बनाया जाता है वो ब्लेड, और उसकी जो धार होती है वो तेज़ होती है, वो नो डाउट वो बहुत शार्प ब्लेड होता है, लेकिन you need a lot of pressure and it will make probably wider cuts as compared to जो shaving का ब्लेड आपका कॉज करेगा। इस वजह से मेन स्ट्रीम हिजामा थेरेपिस्ट एंड इवन क्लाइंट्स दे आस्क अस टू यूज़ दीज शेविंग ब्लेड्स इंस्टेड ऑफ द सर्जिकल ब्लेड्स। जो बहुत ज़्यादा फैनेटिक हो इस चीज़ के अंदर कि जी नहीं, हाइजीन प्रो हाइजीन, एक्सट्रीमली प्रो हाइजीन, वो तो वो कहते हैं कि जी आप बंद हुआ हुआ सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ इट्स बिन 8 years and probably 1,000+ patients. Alhamdulillah, there has been 0% infection rate with me, with my clients, and I feel that this is going to be the same figure all around until and unless क्योंकि बहुत ही बदतमीज़ किस्म का हिजामा थेरेपिस्ट बैठा हुआ है जो कि छींक भी उधर ही मार रहा है खुदा ना खास्ता, और अजीब व गरीब किस्म की अगर हरकतें कर रहा है और इंतहाई अनहाइजीनिक किस्म की सिचुएशन है, या आपने आफ्टर केयर उसकी अच्छी नहीं की, या उसके कट्स बहुत डीप थे, तो ये चीज़ें दे कैन लीड टू एन इन्फेक्शन। अदरवाइज़ इफ़ इट इज़ डन करेक्टली
there is 0% infection rate, there is 0% side effects of this form of treatment. Can I ask a question? जी जी मैंने हिजामा करवाया था, मतलब पहले ड्राई कपिंग, फिर वो ब्लेड से कट, सो अ फीमेल वाज डूइंग इट, देन वो कट्स लगा के री कपिंग की, फिर एक राखी आए, आई हैड कवर्ड माई सेल्फ, जब उन्होंने रुकिया पढ़ना शुरू किया, फिर मेरी टीसें निकली और फिर ब्लिस्टर्स फॉर्म हुए. सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रुकिया एंड द पेन व्हिच जो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन. हाँ जी देर कैन बी. ये अगर पीछे जाए ना, ये जब हम बात कर रहे थे ना जो ची डेफिशिएंसी है, ची इज़ बेसिकली लाइफ फोर्स जो कि चाइनीज़ कहते हैं. हम उसको कह सकते हैं कि जी आपके अंदर की रूहानियत जो है, या आपका जिस्म का जो जोड़ आपकी रूह के साथ बनता है, वो अगर वो कनेक्शन सेवर्ड है, वो एरिया ऑफ द बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. फॉर इंस्टेंस द कैंसर्स जिनको निकालना पड़ता है फिर बाद में. जो राकी ने किया, ही और शी caused that connection to be remade. As soon as that connection was back, you started feeling that pain. Otherwise you wouldn't have. जो जब आपकी उसमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ना, इसमें हिजामा में एंड के ऊपर वो है, तो आज के सेशन के स्कोप से बाहर है, लेकिन चूँकि आपने अब सवाल पूछा है तो मैं इसको पूरा ज़रूर करना चाहूँगा. हेल्थ के अंदर हमारी 4 एरियाज़ हैं. स्पिरिचुअल एरिया है, मेंटल है, इमोशनल है और फिज़िकल एरिया है. जब तक ये चारों के चारों एरियाज़ को आप किसी न किसी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, बॉडी ऑन द होल बेहतर नहीं होती, डिज़ीज़ ऑन द होल इरेडिकेट नहीं होती. जो मैंने बात की थी ना 75%, आपके आने से पहले बात हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि बीमारी जो है, जब आपको फिज़िकली सिम्टम्स उसके महसूस होना शुरू होते हैं, दैट इज़ व्हेन 75% ऑफ दैट डिजीज़ हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड. You've crossed through 75% of the disease. Spiritual level, mental level, emotional level. वो प्याला भर के अब फिजिकल लेवल में आ रहा है, तो आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, कमर दर्द वगैरह 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 मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टमेटोलॉजी नज़र आना शुरू हो रही हैं, तो वो फिज़िकल इफ़ेक्ट पे आना शुरू होता है. अब जिस टाइम पे आपका हिजामा हो रहा है, इफ़ यू आर माइंडफुल, राखी वंस अगेन इस वजह से भी आपकी वो माइंडफुलनेस उस तरफ चलेगी. मैं जिस टाइम पे करता हूँ लोगों का, मैं उन्हें एक्स्ट्रा कोई बंदा तो नहीं मैं बीच में बुलाता, मैं ख़ुद पढ़ रहा होता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि जी आप भी पढ़ना शुरू कर दें. आपका जो बिलीफ है, आप अगर समझते हैं, कुछ लोग बीच में आते हैं और नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मेन स्ट्रीम दीनी प्रैक्टिसेस, तो वो उनका एक तो मेरे साथ रेपो इतना ख़ास नहीं बनता, इसलिए मैं उनको ज़्यादा फॉलो भी फिर नहीं करता. लेकिन अगर वो बार बार मेरे पास आ रहे हो, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यू ट्राई टू रीलिव द पॉजिटिव मोमेंट्स इन योर लाइफ ड्यूरिंग दैट सेशन. इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी इन यू. दैट पॉजिटिव एनर्जी इज़ इनफ टू कनेक्ट योर स्पिरिचुअलिटी विद योर बॉडी वंस अगेन. अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ कनेक्शन, ये चीज़ आपको जो है वो फील नहीं होगी. ये जो इफ़ेक्ट है हिजामा का जो आना है, जिस तरह हमने अभी पहले भी बात की कि अगर बॉडी रेजिस्टेंस शो कर रही है, जो आपके केस में किया, वो रेजिस्टेंस उसी टाइम पे शो करेगी जब या तो आपका कनेक्शन नहीं है बॉडी के साथ, बॉडी की रेजिस्टेंस है, आपकी रेपो नहीं है. सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ पेन, इन टर्म्स ऑफ पेन वो परसेप्शन है. इसमें भी 3 वीडियोस मेरी यूट्यूब पे लगी हुई हैं जिसमें पेन की परसेप्शन के बारे में मैंने बात की कि इट इज़ एक्चुअली अ फीलिंग, इट इज़ नॉट एन एंटिटी. आप वो ज़माने याद करें ना जिसमें सहाबा इकराम कहते होते थे कि जी हमें तीर अगर लगा हुआ है, उनको निकालने की कोशिश करते थे, उनकी चीखें निकलती थी. कहते थे हम जब नमाज में खड़े हो जाएं तो निकाल लेना. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कपिंग विद ब्लड लेटिंग. तो ये जो कपिंग जो इस तरीके से की जाएगी, दिस विल बी वेट कपिंग. इसमें आपका कप लगा, कप उतरा, कप उतरने के बाद जो है वो आपको हल्के हल्के ब्लेड को हल्का सा तराशा जाता है आपकी जिल्द के ऊपर. देयर सपोज टू बी एपिडर्मल कट्स. स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है. इफ़ यू कट इट ओपन,
यू आर नॉट गोइंग टू सी द कट, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी ब्लीडिंग। ये कट जो है 3 दिन के बाद जब आप प्याज काट रहे होंगे तो आपको मिर्चें लगेंगी तो आपको पता चलेगा कि ओए यहाँ पे कोई कट पड़ा हुआ मुझे। दिस इज सपोज टू बी दैट काइंड ऑफ अ कट। ये ऐसे नहीं होना चाहिए जैसा इसका बेसिकली इस तस्वीर के अंदर भी, मैं इसको इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता, ये भी अभी डीप है, इससे भी सुपरफिशियल होना चाहिए। जब थेरेपिस्ट कर रहा होता है, कट लगाता है, उसके कट नज़र नहीं आते, ऐसे होने चाहिए। और जो जिसको लगाए जा रहे हैं उसको कोई ख़ास महसूस नहीं होता, उसको टिकलिंग होती है, उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसको टिकलिंग होनी चाहिए, हल्का सा फील होना चाहिए कि कोई चीज़ लग रही है। जैसे कभी बिल्ली पंजा मारती है हल्का सा, या वो प्यार में पकड़ती है आपको पंजे से, या गलती से उसका पंजा लगता है, वो वाली फील आपको आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उससे ज़्यादा आ रही है उसका मतलब है कि ये कट्स जो हैं वो देर गोइंग इन डीप, दे आर गोइंग टू स्कार, दे विल लीव अ स्कार एंड देर मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। तो हल्के कट्स अगर लगे हुए हों, उसके बाद फिर आप 5-10 मिनट के लिए कप फिर से लगा देते हैं, उसमें फिर ये ब्लड निकलता है। कुछ का गैशियस सी नेचर होती है ब्लड की, कुछ का ब्लड क्लियर होता है, कुछ का ब्लड ब्लैक होता है, कुछ के क्लॉट्स निकलते हैं, कुछ का वाइट कलर का कोई फ्लूइड निकल रहा होता है। मुख्तलिफ लोगों के जो है वो मुख्तलिफ तरीके से निकल रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि उस एरिया के अंदर स्टैग्नेशन कितनी थी। लेकिन ब्लड जब निकलता है तो नेचुरली क्लॉट तो होता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस सेक्शन में से क्लॉट बाहर आया है या उस सेक्शन में से ब्लीड हुआ है जो बाहर आके क्लॉट किया, देयर विल बी अ डिफरेंस। तो जो ब्लीड होकर बाहर आके क्लॉट किया है वो तो इन एनी केस उसने क्लॉट करना ही करना है, लेकिन जो सेक्शनिंग जो आपने कट लगाए हुए उन्हीं में से अगर क्लॉट्स निकल रहे हैं बाहर, तो दैट इज समथिंग एबनॉर्मल, दैट शुडंट बी हैपनिंग। वो दैट हैपन्स बिकॉज उस एरिया के अंदर स्टैग्नेशन बहुत सिवियर है। अगर आप ना करवाती तो शायद वहाँ पे दाने बन जाते, पीप पड़ जाती, सो ऑन सो फोर्थ, वो चीज़ मज़ीद आगे निकल जाती। एक मेरी फ्रेंड है, उसका ब्रेन ट्यूमर था, तो दे रिमूव द पोर्शन ऑफ स्कल, उधर एक फॉल्स प्लेट लगी है, और तो शी सेड कि वो हिजामा नहीं करा सकती। इज इट ट्रू? सकता है बिकॉज़ कट्स तो सुपरफिशियल होते हैं। वो उसकी बेसिस क्या है? वो क्यों कहती हैं कि वो अगर स्किन वापस ऊपर हील कर गई हुई है तो वो अगर तो ब्लड थिनर्स ले रही हैं फिर उनके लिए मुश्किल है, फिर शी नीड्स टू गो टू एन एक्सपर्ट। बाय एक्सपर्ट आई मीन somebody who knows how deep the cuts are supposed to be. If you open a capillary, if you open a vessel, you've had it. फिर आप 2 घंटे बैठ के उसको बंद ही करते रहेंगे, वो ब्लीडिंग बंद नहीं होएगी। तो दैट कैन बी एन इशू, यस। इफ शी इज़ टेकिंग ब्लड थिनर्स फॉर वट एवर रीज़न, हेपेरिन ले रही हैं, वारफरिन ले रही हैं, इस तरह का कोई भी ब्लड थिनर वो ले रही हैं। एस्प्रिन की खैर है, एस्प्रिन, बेबी एस्प्रिन, वो बहुत ज़्यादा नहीं मैटर करती, लेकिन हेपेरिन है या वारफरिन है, उसमें फिर मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो एक INR हम यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। तो INR अगर 1 से ऊपर है, 1.5 है, 1.8 है, 2 है, फिर बिल्कुल उनको देखना चाहिए कि जी आप हिजामा अगर करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से करवाएं, या आप थोड़े से टाइम के लिए वारफरिन रोकें और फिर करवाएं। डू यू हैव कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है आपके थ्रू हिजामा? होलिस्टिक हेल्थ के अंदर बिल्कुल कैंसर की थेरेपी मौजूद है। स्पेसिफिकली हिजामा, हिजामा का हिजामा इज ऑलवेज सपोर्टिव, हिजामा विल नेवर बी क्यूरेटिव। वाई? बिकॉज हिजामा हैज़ द रोल ऑफ अ टर्बोचार्जर इन योर हीलिंग। आपने अगर मेंटली स्पिरिचुअली अपनी हीलिंग किसी न किसी तरीके से स्टार्ट की हुई है, इफ़ यू स्टार्टेड दैट हीलिंग जर्नी वन वे और द अदर, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू पॉजिटिव थॉट्स, मेंटल इमोशनल लेवल के ऊपर, थ्रू डिलीटिंग दोज नेगेटिव इमोशंस, थ्रू सिटिंग मोर इन नेचर, दीज फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज। तो अगर आपने इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हुआ है and then you apply hijama on that journey, it is going to give a catalytic effect to it. लेकिन अगर खड़ी गाड़ी के अंदर आप टर्बो ऑन करके बैठ जाएंगे, वो गाड़ी उधर ही खड़ी रहेगी। So you need to be on a healing path. If you're on a healing path, हिजामा हर चीज़ में काम करेगा,
क्योंकि हिजामा सिस्टम बेस्ड है। ये कैंसर की कीमोथेरेपी का क्या मतलब? ये एक और दुखती रग पे आप हाथ रख रही हैं। ये मैं ख़ुद नहीं इसके ऊपर कुछ कहूँगा। thetruthAboutCancer.com एक वेबसाइट है। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू इट बैक इन 2011-12। आप भी ज़रूर उस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा। वो लोग बहुत अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इज़ सेल बायोलॉजिस्ट, उनके नाम के ऊपर भी अगर आप सर्च करना शुरू करें आपको बहुत सारा डेटा यूट्यूब के ऊपर मुफ्त पड़ा हुआ है इस टाइम के ऊपर। अब उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से अगर ये वीडियोस उतार भी दें, लगी भी रहें, कोई ख़ास अब फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि और एरियाज़ से हम बहुत घिर चुके हैं। और ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जब से आई है तो जर्नल्स, जब तक आप जर्नल्स को नहीं ख़रीदेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बात उधर की उधर रुक जाती है। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जो जिसके लिए आप कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते रहते हैं, इसका कोई है? ये अभी आखिर में इसके ऊपर आना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इकट्ठे किए हुए थे, मैं इसके अंदर से जल्दी से गो थ्रू हो जाऊं क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम ऊपर कर गए हुए। आपका एक टिश्यू फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है जो हिजामा के अंदर जिस टाइम पे आप करवाते हैं, हमें अमूमन पूछा जाता है कि जी आप ब्लड डोनेट करवा लें या आप हिजामा करवा लें, इज़ इट द सेम थिंग? नो, इट्स नॉट। ब्लड की कॉम्पोजिशन बहुत फ़र्क है। व्हेन यू डोनेट ब्लड, you donate it through your veins. This is the area from where that donation goes. This is the blood. This is called the intravascular compartment. आपकी वेसल्स के अंदर जहाँ पे खून गर्दिश कर रहा है उस कंपार्टमेंट में से आपने ब्लड निकाल के थोड़ा सा दे दिया है। इट इज़ गोइंग टू हैव अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। आपकी आगे एक नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स हैं। ये अभी मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है, बहुत बाहर एक लेवल के ऊपर जो है वो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन ये आगे जाके बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं। आर्टरी आएगी जो कि ब्लड हार्ट से लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड, वो आपके टिश्यूज़ में जिस टाइम पे डिस्पर्स करती है, इट नीड्स टू गिव ऑफ ब्रांचेस। एज सून एज इट गिव्स ऑफ ब्रांचेस दे स्टार्ट ग्रोइंग स्मॉलर इन साइज। तो ये इस तरीके से कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं। और ये अब कैपिलरी लेवल के ऊपर मैग्नीफाइड व्यू है। कैपिलरीज में भी अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर जूम इन करने की कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्स इन दिस रीजन। ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं अगर आप अप्रिशिएट कर सकें तो दीज आर सेल्स, दीज आर इंडिविजुअल सेल्स। अब दो कैपिलरीज के दरमियान में बेतहाशा सेल्स हैं। एक कैपिलरी के साथ लाइन में जो सेल्स लगे हुए हैं, दे आर गेटिंग द न्यूट्रिशन एज वेल एज ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द कैपिलरी। व्हाट अबाउट दो सेल्स विच आर इन बिटवीन टू कैपिलरीज? दूर दूर दो कैपिलरीज हैं और दरमियान में वो कहीं पे जो है वो सिचुएटेड है। उन्हें कैसे न्यूट्रिशन मिल रही है, उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिल रही है, उसके ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट आता है आपका कि ब्लड इज सॉर्ट ऑफ ए चेम्बर विच हैज़ the blood vessel is sort of a chamber which has a lot of small holes in them. जैसे ही उस पर प्रेशर बिल्ड होता है उस सिलेंडर के अंदर, उस पाइप के अंदर, आप एक पाइप होज के अंदर छोटे छोटे नीडल से सुराख कर दें और आप पीछे मोटर चला दें तो स्पर्ट आउट करती है, फिर उस पर से फुहारे छूटते हैं छोटे छोटे जो हैं। अब ये जो चीज़ है, जब पीछे से ब्लड एक्सेस में आ रहा है, प्रेशर बिल्ड कर रहा है, it is going to push some nutrition, some form of fluid out of that blood vessel. That we call the plasma. ये प्लाज्मा ब्लड को भी कभी आप सेंट्रीफ्यूज करवाएं ना, वो जब ब्लड टेस्ट्स करते हैं या ब्लड कभी क्लॉट करता है तो यू सी के क्लॉट बैठ जाता है और साथ उसके इर्द गिर्द कोई येलोइश वाइटिश सा फ्लूइड होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जैक्टली जिनको थैलेसीमिया वालों को जो है सिर्फ फ्रेश ये प्लाज्मा ही मिल रहा होता है या प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस जिनकी हो रही होती है। तो दिस इज़ द प्लाज्मा विच इज़ यूज देयर। और यही प्लाज्मा व्हेन इट कम्स आउट इनटू द बॉडी, इनटू द सेल्स या अराउंड द सेल्स, इट इज़ कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल्स के बाहर का फ्लूइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। क्या है ये जो सेल्स के
ये जो रेड हैं ये वेसल्स हैं, और ये अंदर जो सारे के सारे हैं ये छोटे छोटे डॉट्स मुख्तलिफ कलर्स के, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो रेड है ये भी सेल्स ही हैं? जी जी, ये जो बीच में रेड है, नहीं ये जो है ये तो मैं हिला रहा हूँ, ये पॉइंटर है। ये सेल्स के अंदर ये जो रेड जी 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 जी, ये बेसिकली सेल्स हैं। ये एक पिक्टोग्राफिक इमेज है कि जी इस तरीके से ये सेल्स हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस एरिया के अंदर अब जो ऑक्सीजनेशन, जो न्यूट्रिशन है, जो सारी चीज़ें वो कैसे पहुंच रही हैं, वो इस तरीके से पहुंच रही हैं कि एक कैपिलरी से एक्स्ट्राविजेट हुआ टिश्यू फ्लूइड, दूसरी कैपिलरी से एक्स्ट्राविजेट हुआ टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे आके ठहर गया। ब्लड के सेल ने उस टाइम पे काफ़ी सारा वो यूज़ कर लिया, अपना जो एक्सक्रीटा है, बाय प्रोडक्ट है, वो उसी टिश्यू फ्लूइड में छोड़ दिया। अच्छा अब क्या करें, अब वो फ्लूइड वहाँ पे पड़ा हुआ। इसके लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेसल्स होती हैं, वी कॉल देम द लिम्फेटिक्स। वो लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस फ्लूइड को ड्रेन करती रहती हैं। 90% ऑफ दैट फ्लूइड इज ड्रेन्ड थ्रू दीज लिम्फेटिक्स, 10% स्टिल रिमेन्स। दैट 10% इज व्हाट कॉजेज स्टैग्नेशन। खड़ा गंदा पानी पडल का जो बू करना शुरू कर देता है, वो आपके जिस्म में हर जगह मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर इस तरीके से इकट्ठा होता रहता है। एक तरीका उसको निकालने का कांस्टेंट एक्सरसाइज। आपका जिस्म अल्लाह ने मुशक्क़त के लिए बनाया हुआ है, कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बनाया हुआ। अगर आप मुशक्क़त करते रहेंगे, इस जिस्म को रगड़ा देंगे, ना आपका कोई जोड़ घिसेगा, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे जल्दी घिस जाएगा। और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये बात बता के, मैंने तो 5 लाख कमाना है एक जोड़ से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे उस जोड़ को तो वो कभी नहीं घिसेगा, इट विल नेवर गो बैड, it will keep recycling itself. It is when that stagnation sets in, that is when the disease comes in. ये जो वेरिकोज वेन्स होती है, ये भी इसी का मतलब स्टैग्नेशन ही होता है, बैठे से? वेरिकोज वेन्स स्टार्ट स्टैग्नेशन से हुई, टिश्यू फ्लूइड में टॉक्सिसिटी बढ़ी, उसने वेन्स पे इफेक्ट करना शुरू किया। वेन्स के अंदर वैल्व्स होते हैं, वो ख़राब हो गए। वैल्व ख़राब होने की वजह से ब्लड में पूलिंग शुरू हो जाती है, वो वेन्स में पूलिंग शुरू हो जाती है। अल्लाह का निज़ाम है कि आपकी जो वेन्स हैं उन्होंने अगेंस्ट ग्रेविटी चलना है, और वो उनका पीछे बैक प्रेशर कोई इतना ख़ास नहीं होता, वो नेगेटिव प्रेशर पे तकरीबन चल रही होती हैं। तो उस ब्लड को कैसे हार्ट तक पहुंचाया जाए, अल्लाह ने उसके लिए मसल्स दिए हैं। 2 मसल्स के दरमियान में सैंडविच की हुई होती हैं वो वेन्स। जैसे ही आपको ना कभी चक्कर आना शुरू हो, खड़े में आपको चक्कर आना शुरू हो, हम सर्जन्स को ना ख़ास तौर पे ये चीज़ सिखाई जाती होती थी। हमारे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की जब सर्जरीज़ होती थी तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना पता चलता था एक डॉक्टर साहब गिर गए, अच्छा जी हमारे हाउस ऑफिसर साहब जा रहे हैं, वो गिर गए, दे फेंट, वी यूज़ टू फेंट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता था, वो कहते थे कि जी आप टिप टो करें। सर्जरी में खड़े में यू कैन नॉट वॉश आउट, स्क्रब आउट फ्रॉम द सर्जरी। मरीज़ सामने खुला पड़ा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, तो यू टिप टो, आप इस तरीके से टिप टो करें। उससे क्या होगा, आपके काफ मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो इनके दरमियान की जो वेन्स हैं वो इस तरह करके जिस टाइम पे कंट्रैक्ट करेंगे तो वो वेन्स एम्प्टी हो जाती हैं। दैट ब्लड इज सॉर्ट ऑफ पुश्ड अपवर्ड्स, सो वी कॉल दीज मसल्स आवर सेकंड हार्ट, दे आर कंसिडर्ड टू बी आवर सेकंड हार्ट। अगर आप चल रहे हैं, वही वंस अगेन मुशक्क़त वाला फ़लसफ़ा, अगर आप चलते फिरते हैं आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेट गए हैं फिर आपको वेरिकोज वेन्स भी होगी, फिर आपको वो डीवीटी भी होगी जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, ब्लड जमना शुरू हो जाता है पैरों के अंदर, टांगों के अंदर, वो सारा कुछ जो है वो इस वजह से फिर शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस वजह से क्यों, क्योंकि आपने जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको जिस्म बना के दिया था उससे वो काम नहीं ले रहे, या मजबूरन किसी वजह से उसका वो काम रुक गया। अच्छा जी, इसके 2 तरीके होते हैं। हमने अब हिजामा के बारे में मोटा मोटा साइंटिफिक बेसिस अभी बात कर ली हुई है कि करते किस तरह। अब हम इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। मेरे पास अब टाइम कम है, अगर इजाज़त दें तो 5, 7, 10 मिनट मैं और ले लूँ। तो आगे का जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 2 मेजर एरियाज़ में आते हैं, 2 मेजर तरीक़ों से हिजामा इफ़ेक्ट्स हुई। नंबर 1, देयर इज़ अ लोकल इफ़ेक्ट, वो जो निशान पड़ा हम सारों को जो आज हमने पढ़वाया, लोकल इफ़ेक्ट, उस एरिया के अंदर कंजेशन हुई। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था
इसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया है कहीं और, अंदर डीप टिश्यूज़ में था जिस वजह से स्टिफनेस थी, उस एरिया से वो फ्लूइड खींच के आई हैव ब्रॉट इट नियर टू माई स्किन, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बेहतर है एज कम्पेयर टू द डीप टिश्यूज़। अब यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता वॉश आउट हो जाएगा। इट विल टेक ऑलमोस्ट अ वीक फॉर दिस मार्क टू गो अवे, 5 days to a week तकरीबन। जनरल प्रिंसिपल इसका ये होता है। अब जिधर से खींचा है वहाँ पे क्या हुआ है, आई लेफ्ट अ वॉइड, देयर इज़ अ वैक्यूम। उधर क्या होगा, इन्हीं वेसल से फ्रेश ब्लड, फ्रेश न्यूट्रिशन, फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच जाएगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन हीलिंग, प्रोवाइडेड कि इट इज़ ऑलरेडी इन अ हीलिंग स्टेट। लेकिन आपने वहाँ पे रॉ मटेरियल ला के वहाँ पे रख दिए, फ्रेश कर दिए उस एरिया को, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो एसिडिटी थी वो सारी वहाँ से खींच के आपने साइड पे कर दी। ड्राई कपिंग इतना कर देता है, आप कट लगा दें तो वही चीज़ आपने बाहर निकाल के फेंक दी। ये इसका लोकल इफेक्ट है। ठीक हो गया जी? अच्छा, यस, dry cupping is considered to be 30% effective when you compare it to wet cupping, which is hijama. That is why तलकीन dry cupping की नहीं की गई, हिजामा की गई। अभी वो कलेक्ट हो गया फिर वापस फैल जाएगा, वो अल्लाह करे कि वो वापस ना चला जाए, लेकिन चांसेस हैं कि 10-15% वापस भी जाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे डिफरेंट वेसल्स गवर्न कर रही हैं इस एरिया को, तो चांसेस हैं कि उन वेसल्स के थ्रू वॉश आउट हो जाएगा। ये लोकल इफेक्ट है। ठीक हो गया? नी पेन होता है, आपको सर में दर्द हो रही है, आपको किसी भी जगह पे पेन के हवाले से ये बहुत इफेक्टिव होता है। कहीं पे आपको पेन है, पटक करके वहाँ पे आप कप लगा दें, 5, 6, 10 लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। सर में मैं अपने सर के दर्द कैसे दूर करता हूँ? अव्वल तो जब सर में दर्द होता है तो मैं आयतुल कुर्सी कुल पढ़ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि सर का दर्द आता ही शैतान की तरफ से। मेरा जो ब्लॉग लिखा हुआ है उसका नाम ही ये है, हेडेक द डेविल्स नॉक। तो इट इज़ एक्चुअली द डेविल नॉकिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स फ्रंट डोर। वंस दैट सेट्स इन, you start having deluded thoughts, you start having negativity, you start becoming agitated, angry, all those negative emotions start coming in till the time that headache goes away. You become sensitive to light, you become sensitive to sound. Light is a very potent antidepressant, full spectrum light. ये वाली नहीं, full spectrum. सूरज की रोशनी नहीं ले सकते। जो बंदा डिप्रेशन में है ना, एक गुर कैसे बता सकते हैं वो डिप्रेशन में, वो अंधेरा पसंद होगा। सब कुछ बत्तियां शत्तियां बंद, कर्टन्स आगे, और अंधेरा होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए। ज़रा सी लाइट होएगी, उफ, ऐसे। दैट इज़ वाई आई वुड नेवर रेकमेंड सन ग्लासेज टू माई क्लाइंट्स। लाइट इज़ गुड फॉर यू। Sunlight is good for you because it activates a lot of things behind your eye. It is sort of a stimulant. आप जब दिन को उठते हैं ना, अगर आपको जाग नहीं आ रही ना, start looking at the sunrise, आपको जाग आ जाएगी। पीछे एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं रेटिकुलर फ्रेमवर्क, आपकी आंखों के पीछे होता है। It is designed in such a way कि as soon as light starts hitting your retina, जो आँख का पर्दा होता है, उतनी ही तेज़ी से पीछे जो आपका रेटिकुलर फ्रेमवर्क है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, आपकी वो जो नींद की कैफियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप सो के उठ के बहुत देर के लिए अंधेरे में बैठे रहेंगे, चांसेस ज़्यादा यही है कि आप थोड़ी देर में फिर सो जाएंगे। इट हैज़ टू बी ए ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ दैट लाइट। नो बेटर थिंग दैन सनराइज। आप नफल पढ़ लें, आप अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना व इलैहि नुशूर पढ़ लें, आप वज़ू कर लें, 2 नफल पढ़ लें, और आप सनराइज़ को देख लें। सनराइज़ तो खैर एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इससे पिछली चीज़ों तो हदीस से जो हैं वो प्रूवन है कि ये अगर आप कर लें तो शैतान की जो 3 गिरें होती हैं जो आप पे उसने बांधी होती हैं, वो एक एक करके वो गिरा खुल जाती है और आपको जाग आ जाएगी।
फिर कोई माइकल लाल आपको सुला नहीं सकता, फिर आप जाग गए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन लोकल एरिया की होगी। दूसरा जो आपका तरीक़ाकार है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस टाइम पे हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उससे पहले की कहानी, प्रेगनेंसी कंसेप्शन के वक्त की, वी वर वन सेल and one cell only. We started dividing from that one cell and became this whole being. It is safe to say that every cell in our body is connected with each other one way or the other. It is a mirror image of one another. Without that understanding, we could not have become what we have become from a single cell. तो एक सेल से अगर हम वजूद में आए हैं, अल्लाह का करिश्मा है, लेकिन उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग यही है होलिस्टिक हेल्थ में कि वी आर फ्रॉम द इनसाइड वी आर इंटरकनेक्टेड। जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ दे तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में, वो इसी वजह से है क्योंकि वी आर इंटरकनेक्टेड थ्रू नर्व्स, न्यूरॉन्स, बिजली का जो हमारा कनेक्शन है, थ्रू हार्मोन्स जो केमिकल नेचर है हमारी बॉडी की, जो कि हमें बैलेंस के अंदर रखती है, एंड थ्रू अ मेटाफिजिकल मीन जो कि इज़ येट टू बी अंडरस्टूड। ब्रूस लिप्टन वंस अगेन यही कहता था, और इसके बाद और भी बहुत सारे सेल बायोलॉजिस्ट आए हैं और उन्होंने यही कहा है कि देयर इज़ नो वे these two cells can communicate with each other through the neuronal pathway or through the hormonal pathway that fast. There has to be a third thing कि एक सेल दूसरे सेल से इतना तेज़ी से कम्युनिकेट कैसे करता है। नर्व्स के थ्रू नहीं हो सकता इतना फास्ट, नर्व्स स्पीड ऑफ लाइट पे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमारी बॉडी के अंदर सेल टू सेल है, जिसको हम अपनी ज़बान में इस टाइम पे मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन कह रहे हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड के वे आर इंटरकनेक्टेड वन वे और द अदर। तो जब आप एक सेल से वजूद में आए तो आपके जिस्म का ये हिस्सा आपके जिस्म के किसी और हिस्से से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होगा। ये चीज़ जो है स्प्रिंग करती है फिर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग दोज पॉइंट्स ऑन योर बॉडी which translate to the organs या the areas of issues which you might have. ये पॉइंट जो मैंने लगाया जो स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रेस कंट्रोलिंग पॉइंट है, ये आपका हेडेक का पॉइंट है, इसी तरीके से आपके हार्ट के पॉइंट्स अलग हैं, लिवर के पॉइंट्स अलग हैं, आपके नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स अलग हैं, गैस्ट्रो जो इंटेस्टिनल सिस्टम है, पूरा हाजमे का सिस्टम, उसके पॉइंट्स अलग हैं, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जो आपका का सारा यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्किन का सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल जो मसल्स का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हैं और इन सिस्टम्स की ट्रांसलेशन आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं है, विच इज़ द बेसिस ऑफ एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, हिजामा, ये जो आपकी वो जो पॉइंट थेरेपी होती है किसी ना किसी तरीके से कि जो हाथ के ऊपर आपका ट्रांसलेट किया हुआ है कि जी ये जगह आपकी स्पाइन है, ये जगह आपका ये है, ये जगह ये है, ये आप दबाएं तो इससे ये होगा, कान के ऊपर आपके ट्रांसलेशन हुई हुई है, पाँव पे आपके ट्रांसलेशन हुई हुई है, फुट मसाज करें तो जनाब सर का दर्द ठीक हो रहा है, ये क्या तुक्का है, वो सर आपका नीचे है, दिमाग आपका नीचे है, दर्द आपको उधर तो नहीं है, इधर है, उधर दबाने से इधर क्यों ठीक हो रही है, ये इस तरीके से एक्सप्लेन होती हैं। फिर जब आप हिजामा करते हैं या एक्यूपंक्चर करते हैं या रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं, जो भी मर्जी आप करते हैं, ये इस तरीके से फिर एक्शन लेती है। और इसमें हिजामा क्यों सुपीरियर है एक्यूपंक्चर से और फॉर्म्स ऑफ मोडालिटी से? द मार्क विच इट हैज़ लेफ्ट, जो नील इसने छोड़ा, जो कट्स, ये तो कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन है, उसमें तो पिन चुबाई और पिन निकाल ली, ख़त्म हो गया। इसमें कट लगा हुआ है, वो कट 5 दिन रहेगा, वो नील 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन रहेगा। सोचे कांस्टेंट फायरिंग फॉर दो 7 days 24/7 वो चल रही है आपकी सबकॉन्शियस में, दैट विल हैव एन हीलिंग इफेक्ट। लेकिन आपको कॉन्शियसली नहीं पता चल रहा,
subconsciously it is doing what it's supposed to be doing. That is why we always say कि आपने हिजामा के कभी effects देखने, look at yourself a week after you've gotten hijama done. That is the time you will know कि हिजामा से आपको क्या effects आना शुरू हैं. And how often should you, a healthy person should have hijama? ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, लेकिन मैं आपको सरसरी एक छोटा जवाब दे देता हूँ. यू विल डिटर्मिन कि आपने कितना ऑफन करवाना है. उसका तरीका ये होता है, पहले ये होता था कि जी हम कहते थे कि जी हिजामा जो है वो हम मंथली करवाएं, सॉरी एवरी 3 मंथ्स करवाएं अगर सुन्ना हिजामा है. अगर आप किसी एलिमेंट के तहत करवा रहे हैं हिजामा तो आप उस एलिमेंट की बेसिस के ऊपर जो भी थेरेपिस्ट आपको कहे आप उस तरीके से करवाएं. अदरवाइज सुन्ना हिजामा है, प्रोएक्टिवली आप करवा रहे हैं जस्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जस्ट टू क्लेंज योर सेल्फ, जस्ट टू हैव अ बेटर memory, a better what do you call it, immunity, less brain fog. ये सारी चीज़ें अगर आपने रखनी है हमेशा के लिए अपने साथ तो आप प्रोएक्टिवली करवा रहे हैं. वो प्रोएक्टिव सुन्ना हिजामा जो है एवरी 3 मंथ्स. लेकिन सिंस आफ्टर कोरोना मैंने एक डाउनफॉल देखा है उन लोगों में भी जो कि प्रोएक्टिव हिजामा करवा रहे थे, प्रॉब्ली ड्यू टू स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द वैक्सीन और बिकॉज ऑफ द वायरस इटसेल्फ. ये सारी चीज़ें एक रोल प्ले करती हैं इस टाइम के अंदर. तो इस टाइम में आई सी पीपल गेटिंग हिजामा डन एज ऑफन एज फोर्टनाइटली, एवरी 2 वीक्स. उस 2 हफ्ते के मार्जिन में वो अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं. जैसे ही 2 हफ्ते पूरा होना शुरू होते हैं दे गो आउट इनटू द वर्ल्ड, इनटू दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट वंस अगेन. तो आहिस्ता आहिस्ता इसके इफेक्ट्स विदर ऑफ कर जाते हैं. And does it have an effect on mental disorders also? Yes, it does. System, it's a system. ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा, या अगर आपका मेंटल डिसऑर्डर हार्मोन रिलेटेड है दैट इज़ एन एंडोक्राइन सिस्टम. तो हिजामा विल वर्क ऑन सिस्टम्स. उसके पॉइंट्स इस तरह डिनोटेड है. मतलब अगर आप राकीज वगैरह से बात करें, मोस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स आर बिकॉज ऑफ जिन्ना व्हिच आर टाइड इनटू योर ब्रेन. और तो इफ दैट इज द केस then does it because अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था it flows in your bloodstream, तो would it extract the jannat from your bloodstream? अल्लाह का करना है कि शायद कल मेरे पास एक इसी वजह से एक क्लाइंट आया था. 2 दिन पहले मुझे वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे ना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ. मैं कहा जी डिस्क्राइब करें क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ. कहा जी मैंने यूँ किया, मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मैं मुड़ना तोड़ना शुरू हो गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो गया. उसके बाद मैंने बड़ा रिलैक्स फील किया जी, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा था. तो बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था. मुझे परेशानी हुई, मैंने कहा ये दिस इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आई फील यू आर पोजेस्ड. तो आप आए मेरे पास. अब वो साहब कल होके गए मेरे पास. हिजामा के दौरान ये फिर वही ये चीज़ लंबी हो जाती है. ये आगे अभी इसमें है भी क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन, ये वो चीज़ें हैं जिससे हिजामा जो है वो इट हैज़ इट्स इफेक्ट्स. याफूक, जोज़तुल क़द्र, ये 2 पॉइंट्स हैं से 32 और 36 इनको डिनोट करते हैं. एक सर के ऊपर यहाँ पे होता है जो सुन्ना पॉइंट्स में भी आता है. एक आपका पीछे और आप अगर हाथ लगाएं तो आपकी हड्डी उभरी हुई है, वी कॉल इट द ऑक्सीपुट. ये एक एरिया है और एक ये वर्टेक्स है आपके सर के ऊपर राइट अबव योर ईयर्स. ये 2 एरियाज़ हैं जो कि नज़र बद, शर, जादू, जनरली शयातीन. निकालने पड़ेंगे तो जी बेहतर ये होता है. और भी होता है जो बाल निकाले बगैर भी. मैं उसका इतना वो नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ क्योंकि वो इतना हाइजीनिक नहीं है. लेकिन येस देयर इज़ अ वे, वो डायरेक्ट सक्शन मशीन के साथ उसको लगा देते हैं और वो कब करता रहता वो है. दैट इज़ वे. आई प्रेफर शेविंग. ये प्रेफरेंस है फ्रॉम थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट. आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं वो इवन जेंट्स भी आजकल करवाते हैं कि जी डायरेक्ट कप लगा दें, वो लग जाते हैं. तो इसमें है बिल्कुल, इसमें इफ़ेक्ट होता है. हिजामा इज़ दी ओनली फॉर्म ऑफ मोडालिटी which works on all 4 battlefields, the spiritual, the mental, the emotional as well as the physical. इसमें ना आगे मैंने
ये एक छोटी सी स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है विद द ऑर्गन्स, और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी फिर स्किन के साथ कनेक्टेड है हर हाल के अंदर। स्किन पे कहीं पे आपने स्टिमुलेशन दी, वो पीछे गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब फायर करना शुरू करता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे स्किन पे ही फायर करना है, वो उस रूट पे हर जगह फायर कर देता है। अब अगर तो वो रूट हार्ट का भी वही था तो हार्ट पे भी इफेक्ट्स आएंगे, वो रूट लंग का भी वही था तो लंग्स पे भी वही इफेक्ट आएंगे। तो इस तरीके से रिसर्चेस के थ्रू अब इस हर लाइन के पीछे एक रिसर्च मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिसर्चेस आपको चाइनीज़ मिलेंगी, ईरानी मिलेंगी, पबमेड एक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी, कॉकरेन हमारी एक लाइब्रेरी है मेडिकल, उसके ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन ये वो हैं जिनको जैसे कहते हैं ना, इस तरह वो वाली शक्ल बना के कहते हैं अरे ये फजूल सी रिसर्चेस हैं, इनको कौन घास डाले, वो, लेकिन ये हैं, ये वो रिसर्चेस हैं। मैं भी अगर पब्लिश करूँ तो मेरी वाली रिसर्च में ही कहीं जाके अटकेगी कि जी ये यहाँ पे डॉक्टर साहब की भी कोई रिसर्च हुई भी है। इट विल एलिवेट योर फीलिंग गुड हार्मोन्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 वो किलर हार्मोन्स हैं जो कि अगर पूरे हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जो कि पूरे नहीं हैं तो आपको क्रेविंग्स भी हैं, आपको एडिक्शंस भी हैं, आपको बिंज वॉचिंग की क्रेविंग है, आपको सोशल मीडिया की क्रेविंग है, आप जिस मर्जी जो आता है जहन के अंदर, आपको उल्टी सीधी हरकतें, जस्ट टू गेट दैट डोपामीन, दैट ऑक्सीटोसिन, दैट सेरोटोनिन, दैट एंडोर्फिन, उसकी किक मिल जाए मुझे किसी तरीके से। लोग जो नशे करते हैं वो भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी किक मिलती है। वो किक आप कैसे ले सकते हैं? एक चीज़ ऐसी है जो कि वो किक दे देती है, दैट इज़ एक्सरसाइज। इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग, इफ़ यू आर पुटिंग स्ट्रेन ऑन योर बॉडी, whether it is aerobics, whether it is strength training, high intensity interval training, जो मर्जी आप उसको कह लें, any form of strenuous activity of your body, चाहे बाहर जाके आप गार्डनिंग करना शुरू कर दें, yoga is a form of meditation. It is more for relaxation of the body than to activate the body. लेकिन जो body activation है वो और तरीक़ों से है, वो रेकी अगर आप कहती तो मैं शायद उसको कहता, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि मैं कहूँगा कि these are offshoots. Why go for an offshoot when you can go to the source? अल्लाह की जो नमाज है उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है आपके, अगर आप वो लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस अचीव कर लें नमाज के अंदर कि आपके अंदर के लगा हुआ तीर आपके अंदर से निकाल लिया जाए और आपको पता ना चले, दैट फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंस यू कैन अचीव थ्रू नमाज एज वेल. If you are able to achieve that through yoga, I can very well assure you कि you have trained your mind. हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई भी ना. It will jumpstart your immune system. It will relieve the pressure from your inner structures. It will remove the toxins from your body. और फिर एक गेट थ्योरी है पेन की, ये भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है अपनी वीडियोस के अंदर. चूँकि हमारे पास अब टाइम कम है, हिजामा के ऊपर मैंने फ्री 2.5 से पौने 3 घंटे का पूरा लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर छोड़ा हुआ है. अगर आप इजाज़त देंगे तो वो मैं शेयर कर दूंगा ताकि जो चीज़ें हमारी आज रह रही हैं वो आप उसके अंदर जो है इन डिटेल गुजार सकें इंशाअल्लाह ताला. सो जो इसके इफ़ेक्ट्स थे वो फिज़िकल हैं, मेंटल इमोशनल हैं, मेटाफिज़िकल हैं या स्पिरिचुअल हैं. इन चारों महाज़ों के ऊपर ये चीज़ काम करती आई है. और अगर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो जब आप डिज़ीज़ का भी नाम लेते हैं ना, आजकल हमारे पास इस्लाम 360 और इतनी सारी ऐप्स आ गई हुई हैं. उन ऐप्स के अंदर अगर आप जाएं, आप डिज़ीज़ सर्च करें तो कुरान पूरा जब भी मर्ज़ की बात करता है तो आपके सामने मैंने मुख्तलिफ़ हवाले लिए हुए हैं. वो मर्ज़ डिज़ीज़ हमेशा या चेस्ट की बात होती है या दिल की बात होती है. फिज़िकल डिज़ीज़ का कोई जिक्र नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा इस चीज़ पे ईमान है और अंडरस्टैंडिंग है कि दिस एरिया इज़ वेयर योर रूह रिजाइड्स. दिस एरिया इज़ वेयर योर नफ्स रिजाइड्स, मेजर पोर्शन ऑफ योर नफ्स. नफ्स अगर रूह के ताबे नहीं है, आपस में टकराव है. नफ्स के 3 किस्में, एक नफ्स अम्मारा है, मस्त माहौल मिठे चौल.
यू डोंट नो दैट यू डोंट नो. आप इजी गोइंग हैं, आपको कख नहीं पता, यू आर इंजॉइंग लाइफ. दैट इज नफ्स अम्मारा. देन देर इज अ नफ्स लव्वामा. When you start understanding that there are things in life which you don't know, you try to find them out, then you start feeling guilty कि अब मैं फंस गया हूँ कि मुझे सही बात पता चल गई है, मैं तो ये करता नहीं था. अब वो जो गिल्ट है, that eats you up from the inside. That is the conflict between the रूह which is अम्र रब्बी. रूह के बारे में सवाल किया गया तो कह दो कि भाई ये अल्लाह की तरफ से, इसके बारे में तुम नहीं जानते. It is pre-programmed. It cannot be tarnished. It can govern your nafs. It may not govern your nafs. It depends कि आप worldly desires के पीछे भाग रहे हैं. You are feeding the white wolf or the black wolf. ये एक कहानी थी कि एक बच्चा अपने वो दादे से पूछता है कि जी ये क्या चीज़ होती है. तो दादा कहता है कि everybody has a white wolf inside them and everybody has a black wolf inside them and they're always at war. तो बच्चा पूछता है कि जी who will win? तो वो दादा आगे से कहते हैं the one you feed the most. तो if you start feeding the black wolf, the worldly desires, आपकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, तो आपका नफ्स नेगेटिविटी के अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. वो रूह की आवाज़, छोटी सी वो ज़मीर की आवाज़ रह जाएगी जो कभी कभार जब आइडल आप बैठे हों तो ज़मीर मलामत आपको किया करेगा, अरसान साहब ये आपने सही नहीं किया. उसके आगे पीछे आपके पास 1,500 जस्टिफिकेशंस होंगी ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट. एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि यू आर डूइंग समथिंग राइट, प्लीज़ बेयर इन माइंड यू आर नॉट. ये एक सेल्फ चेक एनालिसिस है कि अगर आप जस्टिफिकेशंस अपने आप को अंदर दे रहे हैं ना, नहीं 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 उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, इस वजह से मैंने यूँ किया है, बाकी दुनिया भी तो करती है, तो इतने सारे आगे से अंदर बंदे के सब चल रहा होता है. इंटरनल डायलॉग तो हर वक्त चल रहा होता है. इस्तिखारा उस वक्त काम करेगा अगर आप रब के साथ कनेक्टेड होंगे. अदरवाइज कुरान भी आपको गुमराह कर सकता है अगर आप शैतान के साथ कनेक्टेड हैं. शैतान ने भी कम इबादत तो नहीं की थी, बट उसका ये जो नफ्स एरोगेंस मुतमईना होता है, दिस इज द लास्ट फॉर्म. लेकिन उसमें भी तो आप सेटिस्फाइड होते हैं कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज राइट. उसमें भी तो आप it is actually making peace with what is happening. It is the reaction, the change in reaction. मुतमईना, it is जब आपका नफ्स रूह से ताबे हो जाए. and the acceptance of what God has given you, I'm happy with it. Yes. आपकी रज़ा में रब की रज़ा, रब की रज़ा में आपकी रज़ा, ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे कि तेरी रज़ा क्या है. या आप जो है वो एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है जो हदीस कुदसी है. अगर तू वो करेगा जो तेरी चाहत है, मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, होना फिर भी वही है जो मेरी चाहत है. लेकिन अगर तू वो कर लेता है जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है. इसमें जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी उस टाइम पे चाहत वही हो जाएगी जो रब की चाहत है. ये नहीं हो सकता कि आप रब की चाहत पे चल रहे हैं एंड योर गॉड फॉरबिड आस्किंग फॉर अल्कोहल, समथिंग हराम. आपकी वो एनर्जी मैच उस टाइम पे कर जाती है उस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जो कि आपकी रूह की है. तो दैट इज़ दैट फीलिंग ऑफ नफ्स मुतमइन्ना, दैट इज़ दैट ईमान की लज्जत जिससे जिसको किसी ने चख लिया हो तो वापस नहीं फिरता. तो आई वुड want to rest my case over here, otherwise ये चलती चली जाएगी. I still have another 20 slides, so I would suggest